नवजोत रंधावा। पूरा देश कोरोना के संकट से दो दो हाथ कर रहा है। हर तरफ कोरोना को लेकर दहशत है, हाहाकार है। आपदा की इस घड़ी में आज तक ने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। आज तक पर हमने कोरोना क्लिनिक की शुरुआत की है। कल हमने डॉक्टर से आपसे जुड़े सवालों पर बात की थी। वो सिलसिला हम आज भी जारी रख रहे हैं। आज हमारे साथ एम्स के 5 पूर्व डॉक्टर्स होंगे। अपोलो 24/7 के भी 5 डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। आपको मालूम है कि आज तक ने आपकी मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है और ये हेल्पलाइन आपके लिए दोपहर 1 बजे, यानी हमारा कोरोना क्लिनिक दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा। शाम 5 बजे तक ये खुला रहेगा। बस आपको कॉल करना है। आपके जहन में जितने सवाल हैं पूछ डालिए हमारे डॉक्टर से। नंबर है 08035216666। कॉल कीजिए, सारे सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यह भी बता देना चाहते हैं हम कि इस हेल्पलाइन का मकसद आपको सिर्फ मेडिकल परामर्श देना है। अगर आप मुश्किल में हैं तो आप फौरन इमरजेंसी सेवा की मदद लें। और मदद के ये हाथ उन लोगों के लिए हैं जो दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिन तक मेडिकल सहायता नहीं पहुंच पाती है। तो अब से कुछ ही देर बाद, यानी ठीक 1 बजे हमारा कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा। आपको कॉल करना है 08035216666 पर। तमाम सवाल कोरोना से जुड़े, आप सारे सवालों का जवाब जान सकते हैं डॉक्टर्स के हमारे इस बड़े पैनल से। कल हमारे साथ 50 डॉक्टर्स थे, आज हम बात करेंगे 10 डॉक्टर से। आपके सवालों का सिलसिला ठीक 1 बजे शुरू होगा, जब आज तक कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा, जहां पर आपके सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर्स देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे, आम सवाल कोरोना से जुड़े, क्या करें क्या ना करें। वैक्सीन को लेकर सवाल है, सवाल शेडिंग को लेकर है, ट्रीटमेंट को लेकर है, क्वारंटीन कितना रहना चाहिए कितना नहीं, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत सारा सवाल है। इससे जुड़े भी मॉनिटरिंग खुद की किस तरीके से करें, बच्चों को कितना ज्यादा खतरा है, और कोरोना अगर हो जाता है, आप ठीक भी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट्स कितने हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बड़े पैनल के साथ। तो डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स आपका। और इस वक्त सबसे पहला सवाल डॉक्टर जया आपसे मेरा, पहला डोज ले लिया, दूसरे डोज से पहले कोरोना हो गया, कब ले दूसरा डोज, क्या दूसरे डोज की जरूरत है या नहीं? डॉक्टर जया। दूसरे डोज को अब आप तीसरा डोज मान लीजिए, क्योंकि जो आपका कोरोना हो गया वो आपका दूसरा डोज हो गया। उससे ठीक होने के बाद 6 महीने इंतजार करके दूसरा डोज जिसको आप बोल रहे हैं उसको लेना। जी, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर दूसरे डोज के बाद भी हम इफेक्टेड हो जाते हैं, क्या तीसरे डोज की जरूरत होगी? जहां तक अभी ये देखा गया है कि कुछ लोगों को दूसरे डोज के बाद भी, पर बहुत 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 कम लोगों को कोरोना हुआ है, किसी को 1 महीने बाद और किसी को 2 महीने बाद, पर वो 10-20 लाख या उससे भी ज्यादा में शायद एक को हुआ है। और अभी इसका ये कहना मुश्किल है कि उनको उसकी अगली डोज कब देनी पड़ेगी, पर मेरे अनुसार, समझ अनुसार, उनको भी 6 महीने वेट करना पड़ेगा अगली डोज के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर्स का पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सवाल अभी मेरे, लेकिन उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर लगातार आज तक की टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक 1 बजे आज तक का कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा, जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर्स के हमारे इस बड़े पैनल से। डॉक्टर सुरेश भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है कि एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में बनते हैं, जिस तरीके से कोरोना हो जाए तो उसके बाद कहा जाता है कि एंटीबॉडीज बनते हैं, तो क्या हम ये माने, क्या कोई इंडिविजुअल इस बात को मानकर चल सकता है कि वो 6 महीने तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और फिर डोज की जरूरत है नहीं उनको? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है कि एंटीबॉडी जो जैसे इन किस्म के वायरस होते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा ले लीजिए, अगर जैसे फ्लू होता था, तो वायरस का जब फ्लू होने के बाद जो एंटीबॉडी टाइटर है ग्रेजुअली 3 महीने में कम हो जाता है। हमारी उम्मीद ये है कि 2 काइंड ऑफ इम्यूनिटी है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा रहता है आपका मेमोरी, टी सेल मेमोरी। तो हम निश्चिंत ये जानते हैं कि आपका टी सेल इम्यूनिटी जरूर रहेगा। तो इसीलिए अभी भी ऑब्वियसली स्टडीज अभी ये तक पूरा नहीं जानते हैं कि कब तक
हम जो है पूरा आपको बूस्टर लगेगा कि नहीं, ये साइंस अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये अभी तक इतना डेफिनेटली है कि 3 से 6 महीने तक आपका इम्यूनिटी रहेगा। 3 से 6 महीने के बीच में मोस्ट ऑफ जितने लोगों का हम लोग टेस्ट कर पाते हैं तो देखते हैं कि एंटीबॉडी लेवल जो है ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एबिलिटी, आपको क्षमता नहीं है कि आप लड़ सकते हैं। आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो टी मेमोरी सेल होता है उसमें डेफिनेटली इस एंटीजन हैज बीन प्रेजेंटेड, जिससे कि आप लड़ पाएंगे। तो इसलिए एंटीबॉडी के ऊपर इतना ध्यान रख के उसको बार बार टेस्ट करने से कोई आपको फायदा नहीं है। इसी से जुड़ा एक और सवाल खास तौर पर, क्योंकि काफी लोगों ने कल जब हमने कार्यक्रम किया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अस्थमा के मरीजों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए और क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उनको लेनी है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, फिर बाकी डॉक्टर्स के पास लौटेंगे। दो बीमारी जो है, जिसको सीडीसी का जो गाइडलाइन है जिसमें बोलते हैं कि कौन हाई रिस्क रहता है, तो उसमें दमा जो है वो अभी तक रिसर्च में चल रहा है कि हाई रिस्क है कि नहीं है। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिजीमा जो सिगरेट पीने के कारण होता है, वो निश्चय हाई रिस्क है। तो जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, आपका कोई मतलब कि ट्रांसप्लांट है, आपको स्टेरॉइड लेते हैं, तो दमा सीओपीडी पेशेंट भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और दमा अभी तक जो है कहीं हाइपरटेंशन के लोगों की तरह है। तो डबल मास्किंग, बाहर जाते समय वैक्सीनेशन, और जो आपका एस्मा का मेडिसिन है उसको भूलिएगा नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए इस दौरान, यही बेस्ट एडवाइस है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर्स का पूरा पैनल जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक्स-एम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, अपोलो 27 के हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। सवाल फिलहाल मेरे चल रहा है, लेकिन ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, लेकिन ठीक 1 बजे जरूर जुड़िएगा क्योंकि आज तक का कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है। डॉक्टर विनोद अग्रवाल, एक शंका जो सबके मन में, खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर, क्या फर्टिलिटी रेट कम होता है इससे या नहीं, इसको भी दूर कीजिए जरा। डॉक्टर विनोद, आप म्यूटेड हो। जी डॉक्टर साहब रहे थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वैक्सीनेशन से कोई भी असर फर्टिलिटी पर नहीं होता है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि पोलियो की जब वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही थी, मैं उस समय झारखंड में था, मैंने देखा कि कई जगह पर यह प्रचार था कि पोलियो की वैक्सीनेशन से भी फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है, ऐसे प्रचार किए गए थे। ये बिल्कुल भी पूरी तरह से गलत है कि फर्टिलिटी पर वैक्सीनेशन का कोई भी असर होता है। 100% इट इज wrong to say that फर्टिलिटी पर कोई भी असर होता है। इतनी बात के बाद मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा इस विषय। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं तो कम से कम आपके इस जवाब से शंकाएं भी दूर होती। डॉक्टर विनय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि वैक्सीन का फायदा क्या हुआ जब हमें बाद में भी संक्रमण हो रहा है, इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर विनय? हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन जो है ना, ये डिजीज प्रिवेंट करता है। मतलब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाए या फिर आईसीयू में पहुंच जाए, ये सब रोकने का काम करता है वैक्सीन लेने के बाद भी हमें ये जानना है कि इन्फेक्शन हो सकता है। आपका इम्यूनिटी फिर डिसाइड करेगा कि आपको डिजीज होगा कि नहीं होगा। तो सिवियर डिजीज प्रिवेंट करने का काम करता है वैक्सीन। ये बस कोविड वैक्सीन में ही नहीं, हर किसी वैक्सीन में यही है। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो कोविड वैक्सीन अब तक बने हैं उनका प्राइमरी काम ये है कि सिवियर डिजीज ना हो और मौत से बचाए। इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। आपको ये भी जानना है कि 2 डोजेस जरूरी है और दूसरे डोज के 2 से 4 हफ्ते बाद ही आपका इम्यूनिटी आ जाएगा। एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा और दूसरे लेने के तुरंत बाद आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको सारी सावधानी बरतनी है और कंटिन्यू करनी है। बिल्कुल, सावधानियां बरतने की जरूरत है। डॉक्टर राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम अगर फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति ने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर अब तो स्पुतनिक भी आ गई, अगले हफ्ते से मिल जाएगी, वो ले ली है, तो क्या सेकंड डोज उसी का लेना चाहिए या मिक्स भी हो सकती है वैक्सीन्स? देखिए, अभी का जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, जो हमें पता है, अभी कोई वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं है। आपने अगर पहले कोविशील्ड लिया या पहले कोवैक्सीन लिया तो आपको सेकंड डोज उसी का लेना है। स्पुतनिक के बारे में कहा जा रहा है सिंगल डोज ही वैक्सीन है ये, बट पहले कोविशील्ड लेने के बाद कोवैक्सीन लेना, इसके बारे में कोई अभी जानकारी हमें मालूम नहीं है।
तो इसके बारे में अभी जो नियम पालन करना है, जो वैक्सीन आप पहले लिए उसी को सेकंड डोज लेना है आपको। एक और चीज, जैसे कोविशील्ड में थोड़ा गैप बढ़ा दिया गया है, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले हम पहला डोज पूरे देश को दे देंगे और फिर उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे, और उसमें तमाम दूसरी वैक्सीन को लेकर भी गैप बढ़ाया गया है। अभी फिलहाल यहाँ इंडिया में कोविशील्ड की बात हो रही है। क्या कोवैक्सीन अगर ले लिया है उसमें फर्ज कीजिए 1 महीना नहीं, क्या 2 महीने बाद लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर हमको टाइम पे ही वो लगवानी है? नहीं, अभी के फिलहाल जो पता है हमें उसके बारे में, कोविशील्ड के बारे में तो हम अप टू 3 महीना तक सेकंड डोज ले सकते हैं आप। बट कोवैक्सीन के बारे में अभी जो भी जानकारी है उसके हिसाब से 28 दिन में लेना है आपको कोवैक्सीन डोज। कोविशील्ड हो सकता है फिर आगे चल के कोवैक्सीन का डोज भी आपको बाद में थोड़ा डोज डिफरेंस बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कोविशील्ड जो है आपको 3 महीना तक ले सकते हैं। जी चलिए, ये तो बात हुई वैक्सीन की। डॉक्टर गोगिया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम लोग कोरोना पॉजिटिव अगर कोई शख्स हो जाता है, उसके बाद भी ये देखा गया है कि 1 महीने बाद अगर आप खुद स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब भी टेस्टिंग में आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वायरस कब तक आपकी बॉडी से निकलता है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। ये वायरस की बात नहीं है, वायरस के पार्टिकल्स की बात है। मरा हुआ वायरस भी एंटीजन पॉजिटिव दिखा सकता है, और उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हम वैसे भी चेक करते हैं कि सीटी वैल्यू कितनी है, तो सीटी वैल्यू मींस साइकिल टाइम, कितनी देर इसको एम्पलीफाई करने के बाद आपको वायरस आया है। तो हल्का सा वायरस तो हमने 4-4 महीने बाद भी देखा है। और मैं साफ बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार थे जिनको जून में हुआ था और सितंबर में हांगकांग गए, यहाँ से नेगेटिव आया, वहां पे पॉजिटिव कर दिया, बट सीटी वाली ऊंची थी। वो मान के बाद में, पहले तो कह रहे थे इसको आइसोलेट करेंगे, बट मान गए कि ये वायरस के पार्टिकल्स। तो RT-PCR इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि बाद में 1 महीने बाद कराने का कोई फायदा नहीं है। काफी बार ये आ जाता है कि आप पॉजिटिव हो, पर एक्चुअली आप पॉजिटिव नहीं हो, आप इन्फेक्टिव नहीं हो, ये ज्यादा था। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये डॉक्टर गोगिया आप ही से मैं अगला सवाल भी करना चाहूंगी इसी से जुड़ा, क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक इस तरह का आया है जिसने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। हम लोग साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, हालांकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है, वो ठीक भी हो जाता है, तो उसके बाद भी लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। तो इस शंका को भी दूर कीजिए, क्या ठीक होने वाला व्यक्ति वायरस ट्रांसफर कर सकता है? क्या उसकी बॉडी में कुछ इस तरह के कण रहते हैं, जैसा जिक्र आप अभी भी कर रहे थे? शुक्रिया ये पूछने का। ऐसे है कि इंग्लैंड में पहले भी हेल्थ वर्कर्स को जैसे हुआ था, वो तो कहते थे आपको कोरोना हुआ, और आप जानते हो हेल्थ वर्कर्स में, डॉक्टर्स में ज्यादा होता है, वो तो 10 दिन बाद उनको काम पे वापस बुला रहे थे। आपके 10 दिन पूरे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर 3 दिन और स्पेसिफिकली अगर 7 दिन बिना बुखार के, बिना सिम्टम्स के है, तो आप ये मान के चलिए कि आप इन्फेक्टिव नहीं हो। मेरे अपने यहाँ पे, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक रन करता हूँ, मेरे स्टाफ को अभी दूसरी बार वैक्सीन लगाने के बाद भी हो गया। उन सबको मैंने 10 दिन बाद बुला लिया, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। पर सरकार के ऑर्डर से 17 दिन है, पर आप पहले भी ठीक हो सकते, ये बता दो। जी 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 डॉक्टर विनय, आपसे मेरा सवाल है, क्या हवा से फैल रहा है कोरोना, तो कैसे खुद को सुरक्षित करें? अभी एक चीज तो ये जरूर क्लियर है कि ये कोरोना बिल्कुल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ये बहुत दूर फैलता नहीं है। पर अगर कोई एक छोटे से कमरे में बंद है, जहाँ पे विंडो वगैरह खुला नहीं है, और आप खांसते रहे, आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो हवा में बना रहेगा और आपको दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बट अगर वेंटिलेशन ठीक है और आप विंडोज खुले रख रहे हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर आप अस्पताल में देखेंगे जहाँ पे पूरा क्लोज सेटिंग है, या फिर कोई AC ऑन है, सेंट्रल AC है, तब ये एयरबोर्न हो सकता है, इसीलिए हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं। पर अगर घर की बात करें तो घर में एयरबोर्न होने के चांसेस कम है अगर विंडो वगैरह खुले रखेंगे। हाँ, ये शंका जरूर है, बट अभी क्लियरली प्रूव नहीं हुआ है कि ये एयरबोर्न हो सकता है। और बाय एंड लार्ज ये अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो अगर आप नजदीक रहेंगे तो किसी के खांसने, चीखने या बात करने से आपको आ सकता है, अगर आपने मास्क नहीं पहनी है तो। एयरबोर्न के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। डॉक्टर मयंक, डायबिटीज और BP जैसे जो मरीज होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस उनके लिए सबसे बड़ी क्या है? मूल प्रिकॉशन जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वाले मरीजों का है,
उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल हो, बहुत ध्यान दिया जाए। जो दवाएं अनुचित हैं कोविड के टाइम पे उनको डिसकंटिन्यू करें अगर कोविड हो जाए तो, और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 इंसुलिन पे है तो टाइट कंट्रोल करें, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में 100% तरीके से इंसुलिन से उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, सारी दवाएं कंटिन्यू की जाएँ, क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटीज़ अभी तक पूर्ण तरीके से तो नहीं पता चला है कि ये 100% सीरियस कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ सीरियस डिजीज़ पाई गई है। बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब किसी भी हालांकि बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं सिम्टम, जैसा कि कहा भी जाता है, जरा इसको भी क्लियर कीजिए। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप रेमडेसिविर लीजिए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं आप फैबीफ्लू से ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्यूज और इलाज के तरीके, क्या कोई एक सरल तरीका या फिर एक तरीका है कोरोना को ठीक करने का? तो आई थिंक कोरोना को लेके इतना डर बन गया है कि कोरोना के नाम का मतलब है आदमी सोचता है मैं मरने वाला हूँ। आई थिंक ये डर का जो माहौल है ये तभी ठीक हो सकता है जब लोगों को ये पता हो कि कोरोना का मतलब क्या है। मैं बड़ी सरल भाषा में ये बताना चाहता हूँ कि आम जनता कोरोना को 4 फेज में माने। फेज 1 है जिसमें आप इसका बचाव करें। बचाव का सब लोगों को पता है, हमें मास्क लगाना है, हमें ये कैसे करना है अपनी सुविधा के हिसाब से वो हमें समझना है। दूसरा फेज है माइल्ड इन्फेक्शन, बड़ा मामूली इन्फेक्शन जो एक तरह से आम तौर से वायरल फीवर की तरह ही है। 5-6 दिन आप जैसे किसी वायरल फीवर को ट्रीट करते हो वैसे ही करोगे, सिर्फ एक ये प्रिकॉशन रहेगी कि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो आपको बचाना है अपने आप को, अपने परिवार को। अदरवाइज उन ऑलमोस्ट 85-90% केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बचाव और माइल्ड फीवर का इलाज आपके हाथ में है, कोई सरकार की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तीसरा आता है फेज जो सीरियस फेज है, जहां पर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शायद आपको डायबिटीज है, अब आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, और लकीली ये परसेंटेज सिर्फ 10% है, 90% नहीं है इसमें। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ, जो कोरोना के बाद का भय है जिसको हम बोल रहे हैं पोस्ट कोरोना सिंड्रोम। कल जो हमने इतनी सारी कॉल्स ली उसमें से 30% कॉल्स तो सिर्फ इस चिंता की थी कि मुझे कोरोना हो गया तो मेरी छाती में दर्द हो रहा है, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। लोग कोरोना के भय से 2-2, 3-3 महीने तक मेंटली परेशान हो रहे हैं। उनको ये समझने की जरूरत है कि 4th फेज भी आपके हाथ में है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कोरोना आपको हो चुका है, उसके बाद 1-1.5 महीना आपको प्रॉब्लम रहेगी और ये धीरे धीरे अपने आप जाएगी। तो जो डर है वो इसी बात का है, क्योंकि वो जो 5% पेशेंट हैं, चाहे कोरोना बढ़ जाता है, सारी अटेंशन उसकी तरफ। डॉक्टर साहब आप 5% की बात कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि मैक्सिमम लोग चिता समान है, ये कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर जौहरी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि इससे किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि कल भी हमने मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत की थी, तनाव नहीं लेना है, और जैसे डॉक्टर जया ने भी बताया था कि अगर आप तनाव लेते हैं तो दवाइयां उतना असर नहीं करती क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें डॉक्टर जौहरी? हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही जायज है, बहुत अच्छा सवाल है कि कोरोना से मेंटल स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं। वो स्वाभाविक है कि बढ़ जाना। अगर आप एक कमरे में बंद हैं, आपकी सोसाइटी बंद है, आप ये संक्रमण के डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हिंदुस्तान में घर भी छोटे होते हैं, कुनबे बड़े होते हैं, सब एक दूसरे के सर पे चढ़े रहते हैं, तो ये बढ़ना है। प्लस भय है सोसाइटी में, समाज में भय भी है कि क्या हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगा, आप क्या कैसे कर जाएंगे। और एक बुरी कहानी 10 बार रिपीट होती है, 50 बार रिपीट होती है कि वो चली गई, वो उस उम्र में चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। ये कहना तो बहुत है कि भाई मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब रही बात इस स्ट्रेस से कैसे हमें जूझना है, कैसे उससे निकलना है। अब सबसे पहली बात ये समझना है, जैसे अभी डॉक्टर महेश्वरी ने बताया कि 90% केस जो है वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो हमें बार बार प्रचार यही करना है कि इससे डरिए नहीं, खाली सतर्क रहिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसको अपने दिलो दिमाग पे बैठने ना दिए, खाली आप प्रिकॉशंस फॉलो करते रहें। तो इतना करेंगे लोगों को रीएश्योरेंस मिलेगा, भय कम होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज है, जब
हम लोग वास्तव में संक्रमित हो जाते हैं तो उनसे सारे सब लोगों को साथ देके उनसे दूरी बनानी चाहिए, खाने प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए और जनरली एक सामान्य रूप से हम लोगों को एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड थिंग इज कि एक दूसरे का हमें संभालना होगा। हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब लोग एक से नहीं होते, किसी में एक कमी होती है तो दूसरे में दूसरी कमी होती है, किसी में भय ज्यादा होता है, किसी में भय कम होता है। तो हमें आसपास के लोगों को हमें वो संबोधन, हम आसपास के लोगों के साथ संबोधन करना पड़ेगा, एक दूसरे का एक समझाना पड़ेगा कि नहीं है, ये नहीं है, ये तो सामाजिक प्रॉब्लम है, हम लोगों को समाज में एक दूसरे का साथ देके हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है बाहर। तो इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, कुटुंब का बहुत बड़ा योगदान है, अपने भाई बंधुओं का योगदान है कि हम लोग निकले। डॉक्टर का योगदान भी है, डॉक्टर भी योगदान देंगे इन द सेंस कि वो बताते रहेंगे हम लोगों को, सारे सोसाइटी को बताते रहेंगे, लेकिन निकलना हम लोगों को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश कुमार, दो चीजें, पहली बात तो ब्लैक फंगस को लेकर मैं चाहूंगी जरा क्लियर कीजिए, और दूसरी बात यह है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार या फिर बहुत छोटे बच्चे तो मास्क भी नहीं लगाते, हालांकि कोशिश ये है आजकल अभिभावकों की कि उनको घर के अंदर ही रखें, तो उससे भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक फंगस की आजकल काफी मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे भी और मीडिया में प्रचार चल रहा है, और इसके कुछ केसेस भी हम लोगों के यहाँ आए हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी हम लोगों को फोन करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये ब्लैक फंगस कुछ नहीं, फंगस जो है ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में तमाम तरह की फंगस हवा में रहती हैं, हमारे आपके आसपास रहती हैं, डस्ट से होती हैं फंगस, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करती हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये जितनी इम्यूनिटी, जैसे कि ये सेम फंगस हम लोगों ने देखी है जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट होते हैं, HIV पेशेंट, कहने का मेरा मतलब ये है कि जिनकी भी इम्यूनिटी कम हुई, इररिस्पेक्टिव कि वो कोविड है या नहीं है, ये फंगस इफेक्ट करती है। लॉट ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स जो हम लोग इसमें यूज करते हैं उसमें भी यूज कर चुके हैं, सो हम लोगों को इसका बहुत एक्सपीरियंस है। बट चूंकि ये कोविड के साथ हो रही है तो इसका प्रचार भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मेन चीज ये है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, और खास तौर से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन ये इतना ज्यादा यूज में आ रहा है। सो स्टेरॉइड्स के यूज से कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, ये डॉक्टर को पता होता है, लेकिन कई बार ये मैं देखा गया कि डर के मारे या बहुत सारे लोग इसको बहुत हाई डोज में बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं, तो उससे बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। स्टेरॉइड का यूज किस जगह पे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका अगर प्रॉपरली यूज किया जाए या ना किया जाए जहां तक जरूरत नहीं है, तो ये फंगस ग्रो नहीं करेगी, और ये फंगस नाक के द्वारा ही ऊपर जाके साइनसेस को अफेक्ट करती है और फिर आईज को अफेक्ट करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लक्षण पहचाने जाएं, लेकिन इससे इतना डरने की, जो लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको पहली चीज तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डायबिटिक्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको अपना इम्यून स्टेटस अच्छा रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, शुद्ध हवा में रहना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि हाई प्रोटीन डाइट से इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी और जो हम लोग विटामिन वगैरह ले रहे हैं आजकल, योगा वगैरह से, बाबा रामदेव भी जैसे बताते हैं आजकल योगा से काफी इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको अगर हम लेते रहेंगे तो ब्लैक फंगस से बचे रहेंगे। फिर भी अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली ये हो रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अर्ली स्टेज में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे साथ रहिए, और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि ठीक 1 बजे आज तक कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है। टेलीफोन नंबर लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कोरोना से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे हमारे डॉक्टर्स। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।